ईरान पर दोबारा पाबंदियां, इस वक्त क्या अंडरस्टैंडिंग है इन सारे मामलों को लेकर? 1979 से लेकर अब तक मुख्तलिफ टाइम्स पे रेगुलरली सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगती गई हैं। कुछ हार्ड लाइनर्स का कहना यह है कि ईरान जितना दुनिया से आइसोलेट होता जाएगा उतना ही मजबूत होता जाएगा। जो अमेरिका के दावे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था ईरान का उसे 100 साल पीछे धकेल दिया। कुछ दिन पीछे धकेलना या 1 महीना पीछे धकेलना, 2 महीने पीछे धकेलना, इसके ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन इतना सब्सटैंशियल डैमेज नहीं है कि ईरान को बहुत ज्यादा इसके ऊपर नुकसान। कब तक ऐसा हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी हो कि वो एटमी धमाकों की तरफ चला जाए? तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर ईरान बनाना चाहे तो। $25 बिलियन की डील हुई है रशिया के साथ ईरान की। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तो अब काफी ज्यादा तब्दील हो गई। कतर को लेकर तेहरान में क्या अंडरस्टैंडिंग है? सऊदी अरेबिया को लेकर तेहरान क्या सोच रहा है? सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने मुआहदा कर लिया, इसको तेहरान किस नजर से देख रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगेन, जो मुल्क दूसरों के हथियार के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट रखेगा, दूसरे ममालिक की सेफ्टी अपनी सेफ्टी समझेगा, वो मुल्क हमेशा उसी मुल्क के अंडर रहेगा और उसी के कॉम्प्रोमाइज में रहेगा। पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। ईरान पर दोबारा पाबंदियां, जिसमें हथियारों की खरीदारी पर पाबंदी, यूरेनियम एनरिचमेंट करने पर पाबंदी, फिर बैलिस्टिक मिसाइल जो वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं उन पर पाबंदी, सासे मुंजमद करने के मिसाइल, सफरी जो पाबंदियां हैं वो इम्पोज कर दी गई। ईरान में इस वक्त क्या अंडरस्टैंडिंग है इन सारे मामलों को लेकर? देखें, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफा नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। 1979 से लेकर अब तक मुख्तलिफ टाइम्स पे रेगुलरली सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगती गई हैं। ईरान में जब सैंक्शंस हटी थी वो JCPOA एग्रीमेंट के तहत हटी थी, और उसके बाद 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूनिलैटरली विड्रॉ किया था तो सैंक्शंस जो है वो दोबारा अमेरिका ने इन इफेक्ट लगा दी थी। तो इतना फर्क नहीं पड़ा है ईरानियों को, क्योंकि स्नैपबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी गई है, थोड़ा सा रियाल के ऊपर इम्पैक्ट आया है, बट इन द लॉन्ग रन ईरानी यहाँ पे ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। और इनफैक्ट एक तबका तो ईरानियों का ये भी कह रहा है कि सैंक्शंस जो है वो ईरान की एक सॉर्ट ऑफ ईरान के लिए एक अच्छी चीज भी हो सकती है, क्योंकि ईरान ने इतना डेवलप किया है सैंक्शंस के साथ। ऑब्वियसली ये अच्छी चीज है या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, बट कुछ हार्ड लाइनर्स का कहना ये है कि ईरान जितना दुनिया से आइसोलेट होता जाएगा उतना ही मजबूत होता जाएगा। एंड आई थिंक ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां पे ईरान में टेक्नोलॉजिकली आप इतनी एडवांसमेंट देख रहे हैं। फार्माकोलॉजी में नंबर 8 पे है, इंजीनियरिंग में, साइंसेज में नंबर 12 पे है, मैथमेटिक्स में नंबर 12 पे है। तो ईरान इज डूइंग वेरी वेल डिस्पाइट द सैंक्शंस, और इसके अंदर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया ईरानी पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा, जो अमेरिका के दावे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था ईरान का उसे 100 साल पीछे धकेल दिया, फर्दू में भी उन्होंने जब अटैक किया, बंकर बस्टर बम मारे उधर, तो आप तक क्या अंडरस्टैंडिंग पहुंची है इस प्रोग्राम को लेकर, इन हालात को लेकर और इस मामले को लेकर? क्योंकि जो दावा किया गया था, क्या वो दावा दुरुस्त था या जो ईरान का स्टैंस है वो दुरुस्त था? अच्छा सवाल है बहुत। और देखिए, ट्रम्प साहब ने जो कहा कि हमने फोर्दो को काफी 100 साल पहले पीछे धकेल दिया है, खुद यूनाइटेड स्टेट्स की खुद डिफेंस इंटरनल असेसमेंट ही कहती है। और जो अपनी इनकी जो DIA की जो चीफ थी उन्होंने भी यही कहा था कि ईरान के ऊपर इतना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, और फोर्दो की फैसिलिटीज हिट करने के बावजूद जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए कि वो सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्ट्रॉय कर सकें। मेरे पास भी यही तफसीलात थी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स के ऊपर ऑल्दो ऊपर फेस लेवल पे, सर्फेस लेवल पे नुकसान हुआ है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं और जो इनरिच मटेरियल है वो इंटैक्ट है। तो ईरान के अंदर जब अटैक्स हुए तो इसके ऊपर कोई रेडिएशन लीक्स नहीं हुई, ये भी एक पैरामीटर है जिसको यूज किया जाता है। रेडिएशन लीक्स नहीं थी, ऑल्दो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर से एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन थी, लेकिन नुकसान जो है वो इस तरीके का नहीं हुआ कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सके। कुछ दिन पीछे धकेलना या 1 महीना पीछे धकेलना, 2 महीने पीछे धकेलना, इसके ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन इतना सब्सटैंशियल डैमेज नहीं है कि ईरान को बहुत ज्यादा इसके ऊपर नुकसान हुआ और बहुत पीछे चला गया हो ईरान, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वो रोल बैक नहीं हुआ और आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चंद महीने पीछे गया है, तो फिर अभी मौजूदा क्या उसका स्टेटस हो सकता है और कब तक ऐसा हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी हो कि वो एटमी धमाकों की तरफ चला जाए और कामयाबी से चला जाए? चूंकि ये मामला तो अब शायद दिखाई नहीं देता, इसकी वजूहात फिर क्या हैं? फाद साहब, ये भी अगेन बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ईरान ने खुद आई थिंक कुछ दिन पहले अपनी जो डील है रशिया के साथ उसके साथ दिखा दिया है। $25 बिलियन की डील हुई है जी। रशिया के साथ ईरान की, जिसमें 8 मुख्तलिफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी और बनाए जाएंगे वो पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर वेपन्स की जहां तक बात रही, ईरान ने पहले भी मना किया है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से। इनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, उनका भी फतवा है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनेंगे। और न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ईरान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम
ईरान का काफी एडवांस्ड है, काफी डेवलपमेंट है। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल जो है, ईरान कुछ ही मुल्कों में से एक है जिसने पूरी अपनी न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को डोमेस्टिकली डिपेंडेंट बनाया हुआ है। तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर ईरान बनाना चाहे तो। और अभी भी जो बयान दिया था प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने, वो यही दिया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, और लगता भी ऐसा ही है बिल्कुल कि ईरान की जो हार्डलाइन गवर्नमेंट है और जो जो यहाँ पे कंजर्वेटिव जो राइट विंग जो स्टांस रखते हैं, जो मजहबी लोग हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए ईरान में, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ कहते हैं कि अभी ये इस्लाम के खिलाफ एक ऐसी चीज है जो होगी और इंसानियत के खिलाफ होगी। तो ईरान का मानना नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, और ना ही आई थिंक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। जो सैंक्शंस के ऊपर बात चल रही है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा जो अभी परेशानी वाली बात है अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए, वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। और जो मुज़ाकरात हो रहे थे यूरोप के साथ, और अराक्ची साहब भी जो यूरोप जा रहे थे और बात कर रहे थे, उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो नई नई बन रही हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके ऊपर जो है वो कंटेंशन रेज हुआ है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि न्यूक्लियर वेपन ईरान बनाएगा। ऑल्दो टाइम विल टेल, अब जाहिर है इतना जब आप एक मुल्क को कॉर्नर करेंगे तो हो सकता है कि उसके रिएक्शन में कुछ हो जाए, बट अभी तक तो नहीं बनाया। सो लेट्स। अच्छा जॉन हुसैन साहब, अभी कोई ऐसा तेहरान में कोई इस सोच को लेकर कोई डिस्कशन हो रहा है कि दोबारा से कोई जारियत हो सकती है ईरान के खिलाफ, या आप समझते हैं कि वो मादूम हो गया, ये सिर्फ सैंक्शंस तक रहेगा, अब दोबारा से इजराइल और अमेरिका जो है वो मुस्तकबिल करीब में भी कहीं ऐसी जारियत का मुजाहरा नहीं कर सकते? देखें, यहाँ जो जो अटैक की सूरत हाल है कि अटैक होगा या नहीं होगा, उसमें एक फ्रंट ये कहता है कि हाँ अटैक हो सकता है और बड़ा इमिनेंट है कि अटैक इसराइल करे, क्योंकि उनका जो स्टॉक पाइल है डिफेंस सिस्टम्स का, वो स्टॉक पाइल जो है वो अब दोबारा भर गया है। और एट द सेम टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है इसराइल के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर। ज़ायनिस्ट लॉबी जो उनकी एक्टिवेट हुई हुई है उसके थ्रू प्रेशर बहुत ज्यादा है कि इसको ईरान को किसी तरीके से दोबारा अटैक किया जाए। हाउएवर ऑन द सेम एंड ये भी कहा जाता है कि अब इसराइल ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है इस 12 दिन की जंग में। आपको पता ही है कि इसराइल के अंदर कितनी सेंसरशिप थी उस वक्त, और मिलिट्री साइट्स के ऊपर कितना नुकसान हुआ है। और रिसेंटली अभी जो ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो रिलीज किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उससे क्लियरली पता चलता है कि ईरान ने काफी ज्यादा इस वक्त इसराइल के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन पेनिट्रेशन कर ली है। और आई थिंक के इतना आसान नहीं है अब दोबारा ईरान को अटैक करना, क्योंकि अगेन नुकसान ईरान को कम होगा और उससे वेस्ट और इसराइल को ज्यादा होगा। जहां तक रही सैंक्शंस की बात, तो यूनाइटेड नेशंस 2231 जो जेसीपीओ का स्नैपबैक जो हम कहते हैं ना, स्नैपबैक हो रही है, मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अक्टूबर 18 को एक्सपायर होने वाला था। ये 10 साल के लिए ये वैलिड था स्नैपबैक मैकेनिज्म, और अगर यूरोप ना लगाता इस वक्त तो अगले महीने ये एक्सपायर होने वाला था। तो आई थिंक ये उसी प्रेशर का एक रिजल्ट है, उसी प्रेशर की एक आई कैन से कि उसी प्रेशर की वजह से ये चीज हो रही है कि ईरान के ऊपर इस वक्त दोबारा सैंक्शन आयद की जा रही है। लेकिन इसका रियलिटी के साथ उतना लेना नहीं है जहां तक ईरान की डोमेस्टिक लाइफ की बात होती है। तो अच्छा जॉन हुसैन, आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल तो अब काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई। इसराइल ने कतर को हिट कर दिया, उन्होंने अमेरिका को बता के हिट किया, अमेरिका वहाँ गारंटर था, उन्होंने अब सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने मुआहदा कर लिया, और ये तारीख में पहली दफ़ा इतना बड़ा मुआहदा हुआ कि भाई सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर हमला कंसिडर होगा। अभी एयर स्पेस भी बहुत सारे ममालिक का यूज़ होता है जब आपने ईरान पर जारियत करना होती है। अब अगर खुदा न खास्ता ईरान को हिट किया जाता है तो कतर को लेकर तेहरान में क्या अंडरस्टैंडिंग है, सऊदी अरेबिया को लेकर तेहरान क्या सोच रहा है, और पाकिस्तान को लेकर जो जिस पर आपको पता भी है कि ईरान ने तो बड़ी हमायत की और बड़ा खुश हुआ और बड़ा अच्छा जेस्चर उसने दिया प्लेयर का कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो मुआहदा जो है वो साइन हुआ है। तो इसको तेहरान किस नज़र से देख रहा है इस सिनारियो को? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगेन, जो मुल्क दूसरों के हथियार के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट रखेगा, दूसरे ममालिक की सेफ्टी अपनी सेफ्टी समझेगा, वो मुल्क हमेशा उसी मुल्क के अंडर रहेगा और उसी के कॉम्प्रोमाइज में रहेगा, चाहे वो जो भी मुल्क हो। पाकिस्तान इस पूरे जो मिडिल ईस्ट के आगे एंड पे आप देखते हैं, ईरान के अलावा पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। पाकिस्तान किसी और के ऊपर एक्सटर्नली डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट ये जो आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि हमला कर दिया और उसके ऊपर, अब देखिए ना, कतर के ऊपर हमला होने के बावजूद जो ओआईसी का इजलास हुआ, उसमें क्या मुल्कों ने क्या डिसाइड किया या क्या करने का सोचा? क्या कतर ने कोई जवाबी कार्रवाई की इसराइल के खिलाफ? क्या इन मुल्कों ने
कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया जिसमें कह सकते हैं कि कतर ने अपना बदला ले लिया? अभी जो बयान आया ओआईसी का वही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे अमेरिका को कि वो प्रेशराइज करे इसराइल के ऊपर। और ये सिचुएशन में हमेशा अरब मुल्क जो है वो अपने आप को डिपेंडेंट बना के अपनी अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। और यही इसी वजह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है एज द नेक्स्ट पार्टनर टू इवेल्युएट द रिलेशनशिप और टू डिपेंड योर सिक्योरिटी ऑन, क्योंकि पाकिस्तान एक बहरहाल मुसलमान मुल्क है, एक दोस्त मुल्क है अरबों का, और उनको रियलाइज हो रहा है कि हमें रीअसेस करना पड़ेगा। आप देखें यूक्रेन के साथ क्या किया अमेरिका ने। यूक्रेन अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था और यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉल इसीलिए किए, रोके इसीलिए ताकि अमेरिका उनको सिक्योरिटी दे सके। लेकिन क्या हाल हुआ उसके बावजूद, रशिया किस तरीके से उनके ऊपर जो है वो अभी मुसल्लत हुआ है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, वेस्ट कुछ नहीं कर पा रहा। तो सेम सिचुएशन है विद द